अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। जनाब, कोरोना की तीसरी लहर तशवीशनाक हद तक केसेस में इजाफा हो रहा है, हलाकतों की तादाद बहुत बढ़ गई है और इसी के पेश नज़र मजीद सख्त इकदाम किए गए हैं हुकूमत की तरफ से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस सिलसिले में अपनी टीम के साथ एक अहम खिताब किया है, उसको भी डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में। लेकिन सबसे पहले कुछ सियासी बात। तो जनाब, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जानिब से शाहिद खाकान अब्बासी को भेजे गए शोकॉज नोटिस का मामला है, मजीद तूल पकड़ता जा रहा है। गुज़श्ता शब हामिद मीर साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, बल्कि चैलेंज किया स्पीकर कौमी असम्बली को कि अगर बात ना सुनी, जो बात कर रहे हैं वो असम्बली में वो बात ना होने दी गई तो बात जूते से आगे बढ़ जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट ने अगर रवैया ना बदला तो उनके साथ भी स्पीकर कौमी असम्बली वाला सलूक होगा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज फिर गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो स्पीकर को कहा वो जज्बात में नहीं कहा बल्कि हकीकत है। आज स्पीकर कौमी असम्बली तो नहीं थे, लेकिन डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि नामूस रिसालत की करारदाद पर बहस होगी, लेकिन एजेंडे में शामिल नहीं थी। इसके ऊपर अपोजिशन ने एहतजाज किया और अपोजिशन ने कहा कि पहले इजलास उजलत में बुलाया गया, मंगल वाले इजलास की वो बात कर रहे थे, अब आज बहस के लिए आए हैं तो बहस करने नहीं दी गई, एजेंडे पर नहीं डाला गया। इस पर एहतजाज किया, माफ़ी का मुतालबा किया है हुकूमत से। फवाद चौधरी साहब ने गुज़श्ता रोज़ इससे मुतल्लिक कहा है कि जी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अगर अपनी कोई करारदाद लाना चाहती है तो ले आए, हुकूमत का अब इसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो मुआहिदा हुआ था उस पर मुकम्मल तौर पर हुकूमत अमल दरामद करवा चुकी है। तमाम तर मामला आज जो कौमी असम्बली में हुआ उसके ऊपर साथ ही साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो स्पीकर को जूता उतार के मारने वाली बात की, इसके ऊपर हमने पहले भी गुफ्तगू की मंगल को, और मजहर अब्बास साहब ने बल्कि इसकी मजम्मत भी की थी। लेकिन अब जो शो कॉज नोटिस जारी हुआ है और माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है, तो सवाल कुछ यूं है कि क्या साबिक वजीर आजम को शो कॉज नोटिस में माफ़ी मांगनी चाहिए हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे मजहर अब्बास साहब, महमद सरफराज साहिबा, इरशाद भट्टी साहब और बेनज़ीर शाह साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। इरशाद भट्टी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे चाहेंगे। स्पीकर असम्बली साहब कहते हैं कि जी कार्रवाई कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, आपके खिलाफ डट गए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्या करना चाहिए? प्लीज़, ये अगर लफ्ज़ डट गए ना इस्तेमाल करती तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन हम लफ्ज़ों के मामले में डट जाना एक बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है, बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है डट जाना। यहाँ डट जाने पर भी शर्मिंदगी हो रही है। बहरहाल, आपको शर्म नहीं आती, मैं जूता उतार कर आपको मारूंगा, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा असम्बली में खड़े होकर स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हुए असद कैसर साहब को। चेयरमैन सेनेट भी जरा ख्याल करें, इनके साथ भी वही ना हो जाए जो स्पीकर कौमी असम्बली के साथ हुआ। ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब का दूसरा फरमूदातों में से एक है जो उन्होंने हामिद मीर साहब को कहा। अब्बासी साहब माफी ना मांगने पर डट गए, ये हमने इंट्रो में कहा। स्पीकर ने मुझे रोका तो बात जूते से आगे जाएगी, ये उन्होंने फिर फरमाया। चश्मे बदूर आपको नजर ना लगे अब्बासी साहब, आप हमें कई बार बता चुके हैं कि मैं पहाड़ों का बेटा हूं। पहाड़ों के बेटे या पहाड़ों के बासी का हौसला भी पहाड़ों जैसा होता है, हम तो ये सुना करते थे। पहाड़ों का बेटा ये नहीं करता अब्बासी साहब के इलेक्शन के दिनों ट्रिब्यूनल जज कोई एतराज लगाकर आपको वक्ती तौर पर नायल कर दे और आप कहें कि ये जज मेंटली डिस्टर्ब है, मैं इस पर पब्लिकली हमला करूंगा। और अगर पहाड़ों का बेटा ये नहीं करता अब्बासी साहब कि असेंबली में अगर चोर चोर की आवाज आए तो आप खड़े होकर कहें तुम्हारा बाप भी चोर। और पहाड़ों का बेटा जो होता है वो ऐसा नहीं करता अब्बासी साहब कि अगर आप कौमी असम्बली के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लोग कोई नारा मार दें तो आप किसी को लात मार रहे हो, किसी को थप्पड़ मार रहे हो, किसी के पीछे भाग रहे हो, आवाम से यूं उलझा नहीं करते। और पहाड़ों के बेटे की सियासी बर्दाश्त इतनी नहीं होती मैडम शेख के बिलावल शोकाज नोटिस फाड़े और आप कहें कि बिलावल ने मेरा शोकाज नोटिस फाड़ दिया, बिलावल ने मेरा शोकाज नोटिस फाड़ दिया, अब इन्हें फौरन निकालें पीडीएम से। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपके वालिद की, आपके खानदान की एक तारीख, आप खुद पढ़े लिखे, आप वजीर रह चुके, आप साबिक वजीर आजम, ये बर्दाश्त नहीं होती पहाड़ों के बेटे की। हाँ, दो मिसालें तीन देना चाहूंगा मैडम शेख आखिरी बात पर। पहाड़ों के बेटे की क्या होती है? जब सवाल करने वाला पूछे कि आप मरियम नवाज के अंडर काम कर सकते हैं, उस वक्त पहाड़ों के बेटे वाले को कहना चाहिए था नहीं,
वो मेरी बेटियों से भी छोटी है। नवाज शरीफ मेरा कायद है, मैं उसके अंडर काम नहीं कर सकता, वहां अपने अंडर काम करना शुरू कर दिया। पहाड़ों का बेटा वजीर आजम बनता है और इश्तिहारियों को, हसन हुसैन और इसहाक डार को जफियां मारने बैठ के करने लंदन पहुंच जाता है। इश्तिहारियों को बाहैसियत वजीर आजम मिलना चाहिए, यहां पहाड़ों के बेटे को रुकना चाहिए था। और पहाड़ों का बेटे का जब अमरीकी एयरपोर्ट पर कोट बेल्ट और जूता उतरवा जाया जाता है, उस वक्त बहैसियत वजीर आजम जूता उतार के कहना था, खबरदार जो मेरे करीब आया मैं उसको जूता मारूंगा, क्योंकि मैं वजीर आजम हूं, मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। उस वक्त पहाड़ों का बेटा नहीं बोला। ये मैडम शेख, उनका रवैया अफसोसनाक है और उस पर डट जाना बकौल आपके डबल अफसोसनाक है। उनको फौरन माफी मांगनी चाहिए, वैसे ना भी मांगे तो जो वो कह चुके हैं ये काफी है। और इस पार्लियामेंट की और इनकी ऐसी जमहूरियत की, फिर मुझे कहते हैं, हम जैसो कहते हैं तारीफ करो, ढोलकी बजाओ, उसकी तबले पे संगत करो हमारे साथ। कैसे करेंगे सर अब, जब आपका अपना तर्ज अमल ये होगा? ठीक है महमद, गुफ्तगू बात अब बड़ी आगे चली गई है उस जूते से। जो कल का बयान है शाहिद खान अब्बासी साहब का, मैंने अपने इब्तिदाइये में दोहराया भी। वो कहते हैं अब बात इससे आगे जाएगी अगर आगे कुछ हुआ। साथ ही साथ चेयरमैन सेनेट को भी उन्होंने धमकी लगा दी है, जी अगर आपने अपनी रविश ना बदली तो स्पीकर कौमी असम्बली वाला होगा आपके साथ हाल। देखिए अलीना, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं बड़े डिसेंट इंसान हैं, वो वजीर आजम भी रह चुके हैं, वो बड़े कॉम्पिटेंट इंसान भी है। लेकिन ये जो बात है इखलाकी तौर पर अगर इसको देखा जाए कि वो कह रहे हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, तो ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि बात यह है अलीना, और खैर मैं तो बड़ी डिसअपॉइंटेड थी। उन्होंने गालिबन आसमा शराजी साहब का शो था, फिर इसके ऊपर उन्होंने एग्जाम्पल दी कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर एक स्पीकर को शायद कुर्सी मारी गई तो उनकी डेथ होगी। इस किस्म के उन्होंने वाकये की, एक उन्होंने पुराने वाकये की उन्होंने एग्जाम्पल दी कि ईस्ट पाकिस्तान या वेस्ट पाकिस्तान के अंदर हुआ था। तो ये किस किस्म की एग्जाम्पल्स वो दे रहे हैं? ये हम क्या फिजिकल वायलेंस और इस चीज को हम नॉर्मलाइज करना चाहते हैं? ये इस तरह से अगर बात स्टार्ट हुई तो फिर देखिए अगले भी जो है वो भी बदतमीजी कर सकते हैं, अगले भी फिजिकल वायलेंस के ऊपर उतर सकते हैं। तो ये इस तरह के ट्रेंड मत डाले। और दूसरी चीज सिर्फ एक दो प्रॉब्लम्स हैं अलीना, वो ये कि देखिए हमारी एक हिस्ट्री है कि यहाँ पे माफी कोई मांगने को तैयार ही नहीं होता अपनी गलतियों पर, तो इसलिए मांगेंगे तो नहीं मेरे ख्याल, लेकिन मांगनी चाहिए जरूर। और दूसरी चीज ये नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज में बिल्कुल लड़ाइयां जो हैं वो पहले भी इस किस्म की हुई हैं और वो गलत ही हुई हैं। आप देखिए पंजाब असेंबली के अंदर तो उन्होंने कुर्सियां नहीं रखी, उन्होंने फिक्स बेंचेस रखे हुए हैं, गालिबन इसी वजह से कि कोई कुर्सियां ना उठा के कुर्सियां ना चला दे। तो ये जो चीजें हैं ना, ये एक बड़ी बजट इजलास में हुई भी तो थी, वहां पे हंगामा रही, आपको याद होगा वो हाँ जी, जिसके ऊपर मेंबर्स भी सस्पेंड हुए थे। रही तो होती रहती है। हाँ, मेरा सिर ये है कि देखिए वाकई शाहिद खान अब्बासी साहब देखिए वो वजीर आजम भी रह चुके हैं। जब मीर साहब ने उनसे पूछा भी तो उन्होंने कहा कि मैं 2 केसों में मुलजिम भी हूँ, आप क्रिमिनल तो नहीं है ना। अब आप इस तरह की बातें तो मत करें, ये तो नहीं किसी भी सियासतदान को जो है जचता ये वाली बात करना, इस तरह की बातें और इस तरह की एग्जांपल्स देना। आप नहीं, अगर आप बैक ऑफ करें इस चीज से, आपको माफी तो बिल्कुल मांगनी चाहिए, लेकिन आप बैक ऑफ भी कर जाइए। किस किस्म का स्टांस है कि नहीं मैं खाली स्पीकर को नहीं, चेयरमैन सेनेट के साथ भी ऐसा होगा। ये इस किस्म के ट्रेडिशन मत डाले, क्योंकि ये जो बदतमीजी की सियासत, फिर ये वायलेंस की सियासत, ये हम सड़कों के ऊपर भी देखते हैं, ये हमारी असेंबलियों में भी इस तरह की अगर चीजें आनी शुरू होगी, कुछ तो इकदार बाकी रखें, कुछ तो डिसेंसी के अंदर सिविलाइज। मैं मजहर अब्बास साहब से पूछना चाहती हूँ, मैं मजहर साहब से पूछना चाहती हूँ। मजहर अब्बास साहब, हमने उस दिन भी जब गुफ्तगू की आपने बाकायदा इसकी मजम्मत भी की, लेकिन ये जो भी महमल ने बात की है, वाकई में शाहिद खान अब्बासी साहब जो एक सीनियर सियासतदान, बड़े रख रखाव वाले, इस चीज़ के लिए वो जाने माने जाते हैं कि उनको पता है कि किस तरह से किस मौके पर क्या बात करनी है, उनके इस रवैये की वजह क्या समझ रहे हैं आप? देखिए, उन्होंने जो हामिद मीर साहब के शो में कहा, मैं उससे ज़्यादा उसकी मजम्मत करता हूं जो उन्होंने असेंबली में कहा। इसलिए कि असेंबली में आप एक फ्लो में बहुत सी बात कर जाते हैं, लेकिन एक टॉक शो के अंदर पूरे होशो हवास के साथ, पूरे कंपोजर के साथ आप जब यही जबान रिपीट करते हैं तो मेरा ख्याल है कि स्पीकर को इनको सजा देनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये अगेन मैं ये कहूंगा कि ये स्पीकर की तौहीन है या असद कैसर की तौहीन नहीं है। ये कौन सी मिसालें कायम कर रहे हैं, ये कौन सी मिसाल देना, ये सियासी बदतमीजियां जो हैं
ये कि मैं चेयरमैन सेनेट को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, वो इस तरह का रवैया स्पीकर का गलत हो सकता है। उसके खिलाफ आप जो है स्पीकर के खिलाफ करारदाद ला सकते हैं, आप सारे वो हरबे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो ज़बान का इस्तेमाल है, ये आप मैसेज पूरे पाकिस्तान को क्या देना चाह रहे हैं? करें आप, स्पीकर को नहीं बोलने देना चाहिए इनको। देखें ये जूते से आगे क्या जाते हैं। और सब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि और मुस्लिम लीग नून डिफेंड कर रही है इस चीज को, बजाय इसके कि शायद खाकान अब्बासी से कहें मैं तो बिलावल भुट्टो ने जिस तरीके से नोटिस पढ़ा था उसके भी खिलाफ आप जवाब दे देते, नहीं जवाब देते, आप कहते नहीं शो कॉज नोटिस हम नहीं कंसर्न करते। लेकिन ये जो लैंग्वेज है वो तो चलिए एक पॉलिटिकल एक्ट है, लेकिन ये जो लैंग्वेज है ये तो नाकाबिले कबूल है, चाहे वो किसी तरफ से भी हो। यही चीज मैं फिर कहता हूं कि जो जलसों में तकारीर होती हैं उसमें बाज़ औक़ात आदमी जज्बात में बहुत सी चीजें कह जाता है, वो फिर आप होके उधर भी नहीं कहना चाहिए, आपको कंट्रोल रहना चाहिए। लेकिन असेंबली के अंदर एक झगड़ा हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड्स हो रहे हैं, उसके दौरान आप कह गए, लेकिन उसके बाद एक टॉक शो में आके आप इस चीज को डिफेंड करें और उससे आगे जाने की बात करें, मेरा ख्याल है ये नाकाबिले कबूल है। इवन अगर वो माफी मांगे, उनकी माफी कबूल नहीं होनी चाहिए, उनको पनिश करना चाहिए, इसलिए कि वो साबिक वजीर आजम रह चुके हैं, इसलिए कि वो एक मोतबर सियासतदान हैं, वो कम से कम उस एतबार का तो लिहाज रखें, वो उस फैमिली का तो लिहाज रखें जिस फैमिली से वो खुद बिलोंग करते हैं। मैं तो हैरान हूं शायद खाकान में, ही हैज फॉलन फ्रॉम ग्रेस। मतलब वो जिस तरह की आस्तीनें चढ़ा के बातें कर रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं, जो है वो दंगल लगाना चाह रहे हैं उधर। स्पीकर ने बहुत गलत कहा होगा, रूलिंग पार्टी के लोग बहुत गलत कहते होंगे और उनकी तरफ से भी अक्सर इस तरह, लेकिन आपके ख्याल में तरीकाकार दुरुस्त नहीं था? बिल्कुल दुरुस्त नहीं था, ये बल्कि आप तो इससे बढ़ के कह रहे हैं। ठीक है, आपने अभी सजा की बात की, बेनज़ीर की तरफ लेके जाना चाहूंगी मैं। बेनज़ीर, क्या रिवायत रही है इस सिलसिले में? जैसे अभी मैंने पंजाब असेंबली का हवाला दिया, वहां भी हमने देखा कि 3 अरकान को मुअत्तल कर दिया गया था, उनकी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई थी। क्या आपकी किसी से बात हुई है? क्या आगे हो सकता है इस सिलसिले में रूल 21 की खिलाफ वर्जी पर? देखिए, मेरे ख्याल से कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं हो सकती, क्योंकि जो ऐवान में होता है उसको आप अदालत नहीं लेके जा सकते। लेकिन ये मैं बात ज़रूर कहना चाहूँगी और मैं एग्री करूँगी बाकी जो हमारे सारे पैनलिस्ट हैं कि ये वो पार्टी है जो कहती है कि जमहूरियत को इज्जत दें, वोट को इज्जत दें, लेकिन आप स्पीकर को इज्जत नहीं दे सकते, आप पार्लियामेंट को इज्जत नहीं दे सकते। पार्लियामेंट आपका सुप्रीम इदारा है। और अक्सर हम अलीना, आपको याद है जब मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ जो पार्लियामेंट के बाहर हुआ, हमने सबने उसकी मजम्मत की। और अक्सर हम ये बात करते हैं कि पीटीआई एक टॉक्सिक माहौल पैदा कर रही है और ये जो एहतराम की रवायत है वो ख़त्म कर रही है। तो यहाँ पे तो लगता है कि मुस्लिम लीग नून भी अपनी लेगेसी इस किस्म की ही चाहती है। शाहिद खाकान अब्बासी बिल्कुल ठीक है, उनके बारे में उनको एक मुस्लिम लीग नून के उन रहनुमाओं में समझा जाता है जो बड़े डिसेंट हैं, बड़े डाउन टू अर्थ हैं, बड़े संजीदा हैं, उनको वजीर आजम बनाया गया। जो कोई मुज़ाकरात की बात होती है उनका नाम आगे आता है, सबसे पहले उनको चुना जाता है, और ये वो अपनी लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं। बल्कि मेरे ख्याल से स्पीकर साहब की बहुत डिसेंसी थी कि उन्होंने फिर भी उनको मौका दिया कि वो अपनी तकरीर करें, अपनी बात मुकम्मल करें। तो बिल्कुल उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, और अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो ये उनकी लेगेसी है। उनको याद रखना चाहिए कि ये उनकी लेगेसी है और यही उनकी लेगेसी रहेगी और उनकी पार्टी की लेगेसी रहेगी। ठीक है, तो हमारा पूरा पैनल आज इस बात पे मुत्तफिक है कि न सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए, बल्कि जो बात उन्होंने की है वो इंतहाई नाकाबिल कबूल और काबिल मजम्मत है। मज़हर अब्बास साहब ने तो बढ़कर ये कहा है कि अगर अब माफ़ी मांग भी ले शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कबूल नहीं होनी चाहिए उनकी माफ़ी और सज़ा होनी चाहिए शाहिद खाकान अब्बासी को सख्त से सख्त। ख़ासकर जो टॉक शो में उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस तरह से चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ भी उन्होंने धमकी दी एक तरह से। जनाब, छोटी सी ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं दूसरे सवाल के साथ। जनाब, मुल्क में कोरोना की सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। अगर अप्रैल के आदाद शुमार पर नज़र डाली जाए तो अब तक
2411 यानी 2000 से ज़ायद लोग जाम बहक हो चुके हैं और मुतअद्दिद मरीज़ हैं। ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। लाहौर में केसेस का अंबार लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अलमिया ये कि लोग एहतियात नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान को आज अपनी टीम के साथ बैठना पड़ा और कोरोना की सूरत हाल पर जायजा लेकर यह फैसला किया गया कि पाबंदियों को मजीद सख्त किया जाएगा, आउटडोर डाइनिंग को भी बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने बताया है कि जी अब कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए फौज को तलब किया जाएगा। इसी पर हमारा सवाल कुछ यूं है कि वजीर आजम जैसे कहते हैं आने वाले दिनों में अगर लोगों ने ना की, कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना किया तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो क्या मुकम्मल लॉकडाउन लगाना चाहिए, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। बेनज़ीर शाह साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी और इस नुक्ते पर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा कि वजीर आजम इमरान खान ने आज बताया कि फ़ौज तलब कर ली गई है मुख्तलिफ शहरों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए। दुरुस्त फैसला है? फौज तलब कर ली है तो फिर टाइगर फोर्स का क्या हुआ, वो भी हमें बता दें कि वो किधर है। और मुझे बताया लीना, फौज क्या करेगी? जबरदस्ती किसी को मास्क पहनाएगी, जबरदस्ती लोगों में फासला करेगी, मतलब कैसे करेगी? देखिए, आप मुल्क के वजीर आजम हैं, अगर आपको सख्त से सख्त भी फैसला करना पड़े इंसानी जानों को बचाने के लिए तो आपको करना चाहिए, क्योंकि आप लीडर हैं इस मुल्क के। और चलें, आप लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, आप ना लगाएं, क्योंकि वजीर आजम की पिछले 1 साल से जिद है कि मैं लॉकडाउन नहीं लगाऊंगा और वो नहीं लगाएंगे शायद वो लॉकडाउन। तो फिर आप हमें ये बता दें हमारी वैक्सीन किधर है, आपकी मेरी वैक्सीन किधर है? क्या हमें 12,000-13,000 रुपए की वैक्सीन खरीदनी पड़ेगी? वैक्सीन का अभी जो अगर आप हिसाब लगाएं तो अभी सिस्टम ये है, असद उमर साहब कहते हैं कि हमारा जो गोल है वो ये है कि हम 70% आबादी को वैक्सीनेट करेंगे, जो तकरीबन बनता है कुछ 60 मिलियन। और अगर आप हिसाब लगाएं कि अभी तक हमारे पास वैक्सीन कितनी है और कितनी आ रही है, तो वो मुश्किलों से 22 मिलियन डोजेज बनते हैं। डोजेज मतलब 2 मिलियन आपकी चाइना से आ रही हैं, 14 मिलियन आपकी कोवैक्स से आ रही हैं और 7 मिलियन असद उमर साहब कहते हैं कि हमने खरीदी है, अभी वो पहुंची नहीं। कोवैक्स से भी 14 मिलियन अभी पहुंचे नहीं। तो ये 22 मिलियन डोजेज का इंतजाम किया है और ये हमें पता होना चाहिए कि एक वैक्सीन 22 लाख डोजेज बनती हैं। ठीक है, तो मतलब कि और मुझे ये बताएं कि इसमें से सिंगल डोज है या डबल डोज है सारी की सारी? ज्यादातर तो आपकी साइनोफार्म, आपकी जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन आ रही है, जो फाइजर आ रही है, ज्यादातर तो सारी डबल डोज है। तो ये 70 मिलियन पॉपुलेशन को आप कैसे वैक्सीनेट करेंगे, कब वैक्सीनेट करेंगे, क्या टाइमलाइन? अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमें ये कहा गया है कि सूबे अपनी वैक्सीन खुद खरीद सकते हैं। फिर बड़े बड़े दावे किए गए, सिंध ने भी किए, पंजाब ने भी किए, हमने इतने पैसे इधर रख लिए हैं, हम ये डोजेस खरीदने लगे हैं। पंजाब ने भी कहा हम इतनी मिलियन डोजेस खरीदेंगे। मेरी चारों सूबों के हेल्थ डिपार्टमेंट से बात हुई है, एक ऑर्डर अभी तक प्लेस नहीं किया, ना सिंध ने किया है, ना पंजाब ने किया है, ना खैबर पख्तूनख्वा ने और ना ही बलूचिस्तान में। वो सिर्फ ये कहते हैं कि अभी हम सिंध ने तो बड़ा इशू भी बनाया था इसके ऊपर। हाँ, तो अभी वो वहां क्या कबाहत है? अभी तो पंजाब ने तो अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम इतने मिलियन खरीद रहे हैं। उनसे आप पूछें तो वो कहते हैं अभी हम प्लान कर रहे हैं, अभी हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। आप अलीना ये बेसिक उनसे अदादो शुमार पूछ ले कि आपके सूबे में आप कितने लोगों को वैक्सीनेट करेंगे और कब तक करेंगे, वो आपको ये नंबर ही नहीं दे सकेंगे, वो आपको बता ही नहीं सकेंगे कि कितने मिलियन लोगों को, क्योंकि पॉपुलेशन सेंसस ही अभी अप्रूव हुआ है और अभी तक आया नहीं है। तो अभी तक एक बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितने लोगों को वैक्सीनेट करना है, कब तक वैक्सीनेट करना है। तो मतलब वही बात है ना अलीना कि प्लान नहीं है। चले, आप लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, आप ना लगाएं, वैक्सीनेशन का प्लान बताएं। वो इकोनॉमिस्ट की एक छोटी सी बात, इकोनॉमिस्ट की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया कि कितने ममालिक में कब तक वो वैक्सीनेशन अपनी कर लेंगे 70% पॉपुलेशन। पाकिस्तान का उन्होंने लिखा था कि अगले 2 साल में। इंडिया की आबादी हमसे बहुत ज्यादा है, इंडिया को उन्होंने लिखा था अगले साल के आखिर तक वो वैक्सीनेट कर लेंगे। और अमेरिका और यूरोप तो वो कहते हैं इसी साल के एंड तक कर लेंगे। बल्कि जो बाइडेन ने, अमेरिका के जो सदर है, उन्होंने कहा है कि 1 मई से हम लोग सबके लिए खोल रहे हैं वैक्सीनेशन। तो हमारा कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई समझ नहीं आ रही कि वैक्सीनेशन कब आ रही है, कहां से आ रही है, क्योंकि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना। या तो आप हमें बताएं ये हमने पैसे रखे हैं, इसमें से हमने इतने अभी तक इस्तेमाल कर लिए, इतने अभी पड़े हुए हैं, इतनी हमने वैक्सीन लेनी है।
कि अगर पाबंदी नहीं लगानी ना लगाएं, वो आपका इस्तेहकाक सूरत हाल को देखते हुए, लेकिन वैक्सीनेशन का कम से कम प्लान तो बताएं कि क्या है। इरशाद भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं इस मामले में? फौज को भी तलब कर लिया गया कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करने के लिए। बेनजीर ने सवाल उठाया कि टाइगर्स फोर्स का है, इसमें छोटा सा सवाल मेरा शामिल कर लें, फिर सिविल इंतजामिया और हुकूमत कहाँ है, क्या करेगी? देखिए मैडम शेख, पहली बात तो बेनजीर साहबा के सारे सवालात जायज़ और पूछे जाने चाहिए ये सवाल, ये वैक्सीन के हवाले से। लेकिन पता है एक्चुअल सूरत हाल क्या है? एक्चुअल सूरत हाल ये है मैडम शेख कि अमेरिका, यूरोप तो वो तो उन्होंने तो कई वैक्सीन बन रही, कहीं से उन्होंने ऑर्डर बुक करवा दिए। चीन इवन जो है, चाइना जो है, वहाँ से एडवांस ऑर्डर बुकिंग हुई है। भारत में कई कंपनियां खुद बना रही हैं और भारत में इस वैक्सीनेशन बनाने में शामिल है। हमारा क्या है, हम खैराती हैं, मुफ्त खोरे, कहीं से मुफ्ती मिल जाए, कहीं से खैरात में मिल जाए। 22 करोड़ की आबादी है, ये भी ठीक है, और 22 करोड़ को ये मुल्क कैसे अफोर्ड कर सकता है कि खरीद कर दे? तो कहाँ है? उस इदारे से पता करो जहाँ से खैरात में मिल जाए, उस इदारे से पता कर लो जहाँ से खैरात में मिल जाए। वहाँ से जब बुकिंग का वक्त था, नाअहली दिखाई, कन्फ्यूजन थी, देर कर दी, डिले कर दिया, लोग एडवांस बुकिंग करवा गए, अब चारों तरफ भाग रहे हैं। फिर कुछ हमारे हालात ऐसे हैं अपने मुल्क के, हमारी बार हमारे इतना इज्जत व आबरू है कि कोई हमें दे भी नहीं रहा। जो कोई थोड़ी बहुत देता है, चीन दे दी, रशियन ने थोड़ी सी दे दी, अब सेकंड टर्म में वो भी नहीं आ रही। तो बहुत सारे मसाइल हमारे जेन्युइन है वैक्सीन के हवाले से, यानी हम कुछ कर भी नहीं सकते, और बहुत सारे मसाइल हमारे पैदा करते हैं। जहाँ तक मैडम शेख है कि लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं, मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मर जाएगी कौम, बिलीव मी मर जाएगी। हर घर में माना कोरोना है, हर मोहल्ले में कोरोना मौत है। अल्लाह फजल करे, एहतियात करें लोग, एहतियात करें। लेकिन महंगाई इतनी अरूज पर है, खुदा की कसम लोग रोते हुए मिलते हैं। बेरोजगारी का हद कोई नहीं है, हर कारोबार में मंदे का रुझान है। एक तरफ कोरोना है, एक तरफ खाली पेट है, एक तरफ कोरोना है, एक तरफ भूख है। अब कोरोना तो है, ऊपर से मुकम्मल लॉकडाउन, ये मखलूक रुल जाएगी, बिलीव मी, ये मखलूक रुल जाएगी। आधी कौम दिहाड़ीदार है, रोज कमाती है, रोज खाती है, हुकूमत कंगाल है, 22 करोड़ को एक वक्त का खाना देने की पोजीशन में नहीं है, किसको क्या देगी? ऊपर से ये तो एक अलग बात है, ऊपर से हुकूमत के पास ये डेटा भी नहीं है कि कौन बेरोजगार है, कौन कहां भूखा बैठा हुआ है। और लोग एहतियात भी नहीं करते, माना, लेकिन एक एक कमरे में 6-6, 10-10 लोग भी मौजूद हैं, उनका आप क्या करेंगे? स्मार्ट लॉकडाउन, सिलेक्टिव लॉकडाउन, या थोड़ी सी सख्ती कर लें, या एसओपीज को बेहतर कर लें, या इंतजामिया को इन्वॉल्व कर लें, या टाइगर फोर्स को इन्वॉल्व कर लें, या रेंजर को, या पुलिस को, या फौज को, जिसको भी करना चाहते हैं कर लें, मुकम्मल लॉकडाउन नहीं, लेकिन लॉकडाउन मत लगाएं। ठीक है जी। और वैक्सीन से मुताल्लिक आपके सवाल बड़े जायज़, बड़े वैलिड, हम इसको भी ज़ेर गुफ्तगू लाएंगे, लेकिन एक छोटी सी मज़हर अब्बास साहब और महमूद सरफराज साहब का कमेंट भी रहता है। शॉर्ट ब्रेक। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र क्या लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मज़हर अब्बास साहब, देखिए, लॉकडाउन करें या ना करें, मुझे ये बताएं कि आपने इक़दाम क्या किए हैं। ये जो नई स्पाइक आई है, ये आपको पता था कहाँ से आ रही है? आप मुझे बताएं, एयरपोर्ट पर क्या इक़दाम हुए थे? और मैंने ज़ाती तौर पे असद उमर साहब से ये बात की थी कि आपके एयरपोर्ट पे कोई चेकिंग का सिस्टम नहीं है, कोई नहीं चेक कर रहा जो बरतानिया से लोग आ रहे हैं। और वो उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया था, और जिस वक्त मैंने उन्हें बताया था, उन्होंने कहा आप दूसरे या तीसरे आदमी है जो मुझे ये बता रहे हैं। उसके बाद भी एयरपोर्ट पे वही सूरत हाल है। तो ये जो बाहर से आए हैं, इसकी रोकथाम तो आप बड़ी आसानी से कर सकते थे, लेकिन कोई इक़दाम नहीं किया गया। यहाँ उससे वो आप खेलते रहे कि जी लॉकडाउन नहीं करेंगे, और वो बिल्कुल बात ठीक है जो भट्टी साहब कह रहे हैं, वो अपनी जगह बात है, लेकिन जो इक़दाम कर सकते थे, कहाँ से शुरू हुआ था? ईरान के बॉर्डर से शुरू हुआ था। उस वक्त हमने क्या किया था? कोई इक़दाम किए थे? उधर नहीं किए थे इक़दाम। जिस कंट्री से ये ओरिजिनेट हुआ, वहाँ सूरत हाल कितनी ज़्यादा बेहतर है, उन्होंने किस तरीके से कंट्रोल कर लिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। हम क्यों नहीं कर पाते? फौज को बुला लें, पुलिस को बुला लें, पुलिस क्या करेगी? रेंजर्स क्या करती है? क्या इक़दाम कर सकती? कुछ नहीं कर सकती।
लोगों में नहीं है एहसास जिम्मेदारी, और वो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है जिसकी तरफ वजीर आजम इशारा कर रहे हैं, और वो सूरत हाल आ सकती है जब हॉस्पिटल में बेड नहीं होंगे, खत्म हो जाएंगे, तो सड़कों पे लोगों को लिटाया जाएगा। हम रोज न्यूज में दिखाते हैं हमसाया मुल्क में क्या हाल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आप किसी से बात कर लें, आप बसों पे अमल दरामद करा सके कि बसों में सीट टू सीट होगा, वो करेगा, ये तो इक़दाम कर सकते थे ना, क्यों नहीं किया? लोगों से क्या कह रहे हैं आप? एडमिनिस्ट्रेटिवली इट वाज अ कंप्लीट फेलियर। एडमिनिस्ट्रेशन जो थी आपकी, ना रेल में इंतजाम करा सकी, ना बस में करा सकी, ना कहीं भी करा सकी। आप लोगों को क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं बस के लाइसेंसेस कैंसिल कर देते? क्यों नहीं किया आपने? बसों के ड्राइवर्स को उठा के इंतजामिया की नाकामी, बल्कि इस केस में तो गफलत कहेंगे, मुजरिमाना गफलत। एयरपोर्ट से लेकर सड़कों तक कोई भी रिट नजर नहीं आई है गवर्नमेंट की। आप खामखाई फौज को इन्वॉल्व कर रहे हैं। आपकी अपनी रिट क्यों नहीं स्टैब्लिश है? आपने कितने अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की कि वो मुकम्मल तौर पे फेल हो चुके हैं? आप जाएं, मार्केट्स में जाएं, होटल में जाएं, उससे जाके मैंने पूछा, यार वो अभी तक तुम्हारी दुकान कैसे खुली हुई है? उसने कहा जी वो पुलिस वाले को हम खुश कर देते हैं, बस ठीक है। तो ये तो एटीट्यूड्स है हमारे, ये तो ग्राउंड रियलिटी है, ये बात हकीकत है। बाहर से लोग आ रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी है। पहले एयरपोर्ट के इक़दाम करें, सख्त इक़दाम करें। अगर इमिग्रेशन वाले नहीं करते, इमिग्रेशन ऑफिसर्स को सस्पेंड करें, वरना ये चीज बढ़ती जाएगी और आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। ठीक है महमद सर, फराज साहब, बुनियादी सवाल का तो आप जवाब देंगी, लेकिन साथ ही साथ तलबा भी कुछ मुतालबा कर रहे हैं, बल्कि अब तो सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है, फैसला भी आ जाएगा। कह रहे हैं कि जी जो इम्तिहानात हैं, OA लेवल्स के हों, इंटर के इम्तिहानात हों, मैट्रिक के हों, उनको कैंसिल किया जाए, मत लिए जाएं। इसके ऊपर भी थोड़ा सा रोशनी डालिएगा, क्या मुतालबा जायज़ है उनका, दुरुस्त है? देखिए ना, पहली चीज़ तो जो है, जो लॉकडाउन के बाद जिस तरह बेनज़ीर ने भी की, एक्चुअली वज़ीर आज़म साहब वाकई लॉकडाउन के हक में नहीं है। और असल चीज़ तो ये है कि इस मुल्क को उस नहज पर ही ना लाएं, इस तरह केसेस इस तरीके से आगे बढ़े ही ना कि आपको कंप्लीट लॉकडाउन करने पड़े, बेशक आपका दिल करे या ना करे। जिस तरह आपने हमसाया मुल्क की भी एग्जांपल दी है, ये अफशा सबूही साहिबा की एक डॉन के अंदर रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो मार्च 9 से शुरू हुई है। इसका मतलब है कि दिन के शायद 30 से 32,000 लोग, गालिबन उन्होंने कहा था कि 32,000 लोगों को लग रही है वैक्सीनेशन, जिसका मतलब ये है कि ये 3 साल लगेंगे सिर्फ और सिर्फ 20% जो है मुल्क की पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करते हुए। ये नंबर्स अगर आप देखें तो बड़े खौफनाक हैं। देखिए अलीना, बात यह कि पिछले साल से इस साल के दरमियान फर्क है। फर्क ये कि पिछले साल तो अभी ये पेंडेमिक आया था, ब्रेकआउट हुआ था, किसी को भी वैक्सीन वगैरह का उस वक्त तो अभी प्रोसेस स्टार्ट हुआ था बनना। अब वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट के अंदर, अब वैक्सीन आ गई हैं। तो जिस तरह मजहर साहब ने बात की, भट्टी साहब ने की, बेनजीर ने की, आपका वैक्सीनेशन प्रोग्राम किधर है? जब तक आप प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं स्टार्ट करेंगे और एक्चुअली आप तेजी से नहीं करेंगे, तो फिर आप लॉकडाउन लगाए ना लगाए, कोरोना तो तेजी से फैले और फिर उसकी म्यूटेशंस भी आएंगी। ये हमने भारत के अंदर भी देखा है, वहां पर तो इंडियन म्यूटेंट आ गई है, म्यूटेशन आ गई है ना, जिस तरह ब्रिटिश वेरिएंट हमारे यहाँ आ गया है, उधर भी जो है उनकी अपने भी वेरिएंट आ गया। अब उनके ऊपर पाबंदियां लग रही हैं, ट्रैवलिंग की, बाकी चीजों की। तो देखिए ये हमें खुद सोचना है कि क्या हम चाहते हैं कि अभी तक हम माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है बड़े लकी रहे। ओवरऑल पाकिस्तान जो है वो बाकी ममालिक के बनिस्बत बहुत लकी रहा है, केसेस के अंदर भी और वैसे भी ओवरऑल नंबर्स के ऊपर भी। तो क्या लेकिन बात यह कि अगर आप वैक्सीनेट नहीं करेंगे और इसी तरह सब कुछ खुला रहेगा, कि सब कुछ एक नॉर्मल चीज रहेगी, तो फिर आप मुझे बताएं कि आप उसको कैसे फैलने से बचा सकते हैं। ये जिस तरह जो आपने एग्जामिनेशन सेंटर की बात की, सच्ची बात है मैंने इसके ऊपर इतनी ज्यादा तहकीक नहीं की कि क्या एग्जाम्स डिले होने चाहिए, लेकिन बात यह कि एक्चुअली थर्ड वेव बड़ी खतरनाक है। ऑनेस्टली एक खतरनाक किस्म की ये वेव बढ़ रही है और ये बड़ी तेजी से, और ये बच्चों में बहुत तेजी से। ये बेनजीर आपको ज्यादा बेहतर बता सकती हैं कि एक्चुअली इस थर्ड वेव के अंदर हमने देखा कि बच्चे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं काफी तेजी से। अच्छा, ये भी बड़ी तशवीशनाक बात है कि पहले कहा जा रहा था कि कोरोना 10 साल से कम उम्र के बच्चों को मुतासिर नहीं करता, लेकिन अब ये भी रुझान देखा जा रहा है। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल्स के अंदर अगर आप तो आप भी कोई ऑप्शन नहीं लेना चाहेंगे? ठीक।
हाँ नहीं, मेरा तो ये कि अगर आप फिजिकल एग्जाम्स लेंगे इस तरह से बच्चों का, तो उनको आप रिस्क पे तो डाल रहे हैं। आपने कौन सी वैक्सीनेशन ड्राइव की है कि जी टीचर्स और यानी जो एग्जामिनेशन ड्राइव वो हॉल के अंदर जो टीचर्स हैं, जो बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेशन वाले, क्या वो सारे फुली वैक्सीनेटेड होंगे? आप उस चीज की और कोई कैरियर नहीं होगा और कोई इस तरह की, मतलब बहुत इसके अंदर काफी लंबी डिबेट हो सकती है ना। ये तो खैर शफकत महमूद साहब और ये बाकी जो एजुकेशन वाले हैं, ये प्रोविंशियल, वो सारे उनके साथ बात कर ही रहे हैं, स्कूल्स और बाकी इंतजामिया। लेकिन पॉइंट्स बड़े आपके वैलिड वैक्सीनेशन से मुताल्लिक। ठीक है, मैं चाहती हूँ, क्योंकि भट्टी साहब ने बेनजीर के तजिए का हवाला दिया था और कुछ सवाल पूछे थे, बड़े जेन्युइन सवाल भट्टी साहब के भी, तो बेनजीर को हम 1 से 2 मिनट दे दें क्लोजिंग से पहले। वैक्सीन से मुताल्लिक एक तो बच्चों से भट्टी साहब ने पूछा था, चूंकि आपने कहा था ना कि वैक्सीनेशन का प्लान नहीं अभी हुकूमत का वाज़े, तो भट्टी साहब ने थोड़ी सी निशानदेही की थी कि जी हमारे कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं, जिसमें एक तो हमारे पास फंड्स ना होना, जो भी वैक्सीन आ रही है ज़्यादातर उसमें यही वैक्सीन है जो हमें अतिया की गई है कोवैक्स के जरिए, दूसरी है कि बाकी ममालिक खुद भी बना रहे हैं, तो इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा जल्दी रोल आउट हो रही है। नहीं, जो ममालिक खुद बना रहे हैं, जैसे इंडिया भी बना रहा है, लेकिन वहाँ पे भी मतलब आपका देखिए, अगर प्लान होगा, बांग्लादेश खुद बना रहा है वैक्सीन, बांग्लादेश ने तो खरीदी ना वैक्सीन, और कौन सी खरीदी? ऑक्सफर्ड वैक्सीन खरीदी। तो हमें तो असद उमर साहब कहते हैं कि हमने शुरू में खरीदी इसलिए नहीं क्योंकि नैब का हमें डर था, तो मतलब कि सिर्फ एक ही वैक्सीन थी पूरी दुनिया में, तो और बहुत सी वैक्सीन थी। और फिर ये कैसा है नैब का कानून, जिसमें आप एक लाइफ सेविंग ड्रग ही नहीं मंगवा सकते लोगों के, क्योंकि आपको डर है नैब का। बेनजीर, आपको याद होगा कि ये अभी असद उमर साहब ने तो खैर ऑन द रिकॉर्ड भी ये बात कर दी, बहुत कुछ महीने पहले ही रिपोर्ट कार्ड पे ये बात हो रही थी, तो मैंने उस वक्त कहा था कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्चुअली डरते हैं कि हम इसलिए नहीं प्लेस करें कि नैब के अगले दफा हमारे ऊपर केसेस ना बन जाए। ये एक अजीब सी बात है कि अपना ही कानून है, उसके अंदर कुछ इन चीजों को भी बेनजीर ने कहा है कि लाइफ सेविंग ड्रग के ऊपर तो आप कुछ तो करें ना, कहीं पे तो सब बड़े ही जेन्युइन। और यहाँ पर पहले सवाल के लिए मैं ये मेंशन करती चलूँ कि भट्टी साहब ने ऑप्शन लिया है कि नहीं, लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। हमारे बाकी तमाम एनालिस्ट ऑप्शन नहीं कोई लेते, लेकिन ये कहते हैं कि चाहे लॉकडाउन लगे या ना लगे, लेकिन मज़हर साहब ये कहते हैं कि जी इंतज़ामिया को अपनी रिट इन्फोर्स करनी चाहिए। इंतज़ामिया नाकाम नज़र आई है SOPs को फॉलो करवाने में ऑन ग्राउंड, और बेनज़ीर, मज़हर साहब और बल्कि भट्टी साहब भी इसमें शामिल है, महमल, ये कहते हैं कि जी वैक्सीनेशन से मुतल्लिक हुकूमत का क्या प्लान है, ये बड़ा वाज़े होना चाहिए। बेनज़ीर ने बड़ी वाज़े तौर पर बताया कि क्या दावे किए जा रहे थे और किस तरह से हुकूमत कहती थी कि हम आने वाले साल में वैक्सीन करवाएंगे, लेकिन वो दावे अभी तक अंदाज़ों के मुताबिक वफा होते नज़र नहीं आ रहे। और जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर आगे बढ़ रही है और तशवीशनाक होती चली जा रही है, इसमें सबसे अहम है एहतियात, एहतियात और सिर्फ एहतियात, लेकिन साथ साथ वैक्सीनेशन का भी बड़ा अहम किरदार, क्योंकि अगर हमें बचना है तो पहले तो हमारे पास एहतियात के अलावा कोई चारा नहीं था, अब हमारे पास वैक्सीन है जो कि हमें बचा सकती है। जनाब, आपसे इजाज़त चाहेंगे, दोबारा मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।